Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology Colony. In this video, we are going to discuss GATE Zoology Questions of 2020. So the first question is, which one of the following leukocytes is phagocytic and has clear cytoplasm? Eosinophil, monocyte, T helper lymphocyte or basophil? Well, the answer is monocytes. So monocytes are amoeboid in appearance and have non-granulated cytoplasm. Thus they are classified into agranulocytes. So granulocytes में न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल और बेसोफिल आ जाते हैं, वाइल एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आ जाते हैं. अगर आप इनका फंक्शन देखेंगे तो ये दे रखा है कि न्यूट्रोफिल्स हेल्प इन फेगोसाइटोसिस और eosinophil fights against parasitic infections. बेसोफिल जो है इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं. देन एग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड किलर सेल्स हो सकते हैं. और मोनोसाइट्स जो हैं दे फाइट ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंजाई. Next question is, which one of the following techniques can be used for detecting the subcellular localization of serotonin receptor in intact cells? Immunoelectron microscopy, SDS page, fluorescence in situ hybridization and differential centrifugation. So the answer is immunoelectron microscopy. Well, it is one of the best methods in detecting the and localizing the proteins in cells and tissues. It is similar to the immunofluorescence technique, जिसमें कि क्या होता है कि एक एंटीबॉडी ली जाती है और मान लीजिए ये एंटीजन जो है सेरोटोनिन रिसेप्टर है और इसके अगेंस्ट हमने एक एंटीबॉडी ली है और उससे हमने एक गोल्ड पार्टिकल को लेबल किया हुआ है. यहाँ पे ये गोल्ड पार्टिकल को लेबल किया हुआ है इससे, तो हमें क्या इसका विजुअलाइजेशन होगा जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे, दैट इज TEM या SEM से देखेंगे, दैट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. So immunoelectron microscopy can be defined as any technique that uses antibodies or molecules that interact with antibodies in conjunction with electron microscopy to localize ultrastructurally antigens or antibodies in cells and tissues. इन एडिशन बहुत सारे जो बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो हमने बताया अभी, लाइगेंड बाइंडिंग और रिसेप्टर लोकलाइजेशन जो है वो भी उससे पता लगाया जा सकता है. देन ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस जैसी है, ये मैंने बताया आपको, और इसमें जो है सर्टेन रेजिन्स यूज़ करते हैं और गोल्ड पार्टिकल से स्टेनिंग की जाती है. तो ये सारे जो हैं फीचर्स हैं इम्यूनो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के. देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन? बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जूलॉजिकल गार्डन और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? वेल द आंसर इज जूलॉजिकल गार्डन. Why? Well, the process of protecting an endangered plant or animal species in its natural habitat is commonly known as in situ conservation. While ex situ क्या होता है? Relocation of endangered or rare species from their natural habitats to protected areas equipped for their protection and preservation. So in situ are the protected area जो कि पहले से ही organism वहाँ पे present है जो कि एंडेंजर्ड है, उसी एरिया को हमने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रूव्स और लेक्स जो हैं ये सब बना रखे हैं. एक्स सीटू में क्या होता है, इन ऑर्गेनिजम्स को क्या है कि बोटेनिकल गार्डन्स या जूलॉजिकल गार्डन्स, एक्वेरिया, सीड बैंक्स और इन सब जो है मेथड से प्रिजर्व करा जाता है, उनके कंजर्वेशन में हेल्प किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है उनको. ओके, so next we have, which one of the following is the precursor molecule for corticosteroids? Androgen, estrogen, pregnenolone or mineralocorticoids? Well, the answer is pregnenolone. अगर यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल दिया होता तो आंसर कोलेस्ट्रॉल हो जाता. कैसे, आप ये देख सकते हैं फ्लो चार्ट जिसमें ये गाइटन से लिया हुआ है. ये बहुत ही अच्छी बुक है एनिमल फिजियोलॉजी के लिए या ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए. आप देख सकते हैं कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज ने प्रेग्नेnolone बनाया और ये प्रेग्नेnolone जो है यहाँ पे
इसने कन्वर्ट होके एंड्रोस्टेनिडियन बनाया, कॉर्टिसोल बनाया, एल्डोस्टेरॉन बनाया, कॉर्टिकोस्टेरॉन बनाया और प्रोजेस्टेरॉन बनाया। तो आप देख सकते हैं ये सारे जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो सारे प्रेगनेनोलोन से जो है अराइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ट्रांजिशनल एपिथेलिया इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स? Well, liver, lung, brain or urinary bladder? Well, the answer is urinary bladder. आप देख सकते हैं इस टेबल में यहाँ पे सारे टाइप्स और लोकेशन और उनके फंक्शन दे रखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेट में ऐसे मैच द फॉलोइंग या ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलिया, इट लाइंस द ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरेटर्स। और इसका फंक्शन अलाउज द यूरिनरी ऑर्गन्स टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेच। सिमिलरली जो कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, आप देख सकते हैं लंग्स में होते हैं। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो किडनी और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम जो है वो यूटेराइन ट्यूब्स, यूटरस एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या ब्लैडर में पाए जाते हैं एंड ऑल्सो इन ब्रोंकाई। ये आप देख सकते हैं सीलिया प्रेजेंट होते हैं इस पे, जो कि एब्जॉर्प्शन और जो है क्लियरेंस में हेल्प करते हैं। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम है जो कि ट्रैकिया एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लाइन करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसोफेगस, माउथ एंड वेजाइना में। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम सलाइवरी ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स में। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम जो कि यूरेथ्रा एंड सम डक्ट्स में पाए जाते हैं। Next question is, visual signal transduction cascade is activated by rhodopsin and involves degradation rather than synthesis of which one of the following secondary messenger molecules? तो इसमें degradation का पूछा गया है कि कौन से जो है secondary messenger का वो degradation करता है। CAMP या cyclic AMP, IP3, cyclic GMP या DAG? So the answer is cyclic GMP. So rhodopsin is a member of the GPCR family, but the activating extracellular signal is not a molecule but a photon of light. ज़्यादातर क्या होता है कि कोई ligand आके receptor से bind करता है, then activate करता है G protein या कोई भी receptor को, but in this case a photon of light is striking the receptor, thus activating it, and this receptor, the GPCR receptor here is transducin GT. देन व्हाट हैपन्स, जो 11 सिस रेटिनल है वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो ऑप्सिन प्रोटीन है उसका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है और जीपीसीआर में भी जो है कन्फर्मेशनल चेंज होता है। देन व्हाट हैपन्स, इट एक्टिवेट्स द फॉस्फोडाइस्ट्रेस और साइक्लिक जीएमपी फॉस्फोडाइस्ट्रेस and it functions to hydrolyze the cyclic GMP so that the cyclic GMP levels in the cytosol fall. जैसे ही साइटोसोल में साइक्लिक जीएमपी का लेवल डिक्रीज होएगा, द अमाउंट ऑफ साइक्लिक जीएमपी बाउंड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैटायन चैनल्स जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। जो कैटायन चैनल्स है यहाँ पे भी कम जो है सीजीएमपी बाइंड करेंगे, फिर क्या होगा, ये चैनल जो है क्लोज हो जाएंगे, दे गेट क्लोज्ड, तो आयंस का जो है ट्रांसफर वो नहीं होता एंड जो सिग्नल है इट quickly passes from the disc membrane of the rod cells and it reaches the plasma membrane and a light signal is converted into an electrical one, thus leading to the hyperpolarization of the rod cell of plasma membrane. तो ये कब हो रहा है, जब लाइट हमारी आईज में रीच कर रही है और जब डार्क स्टेट होती है, जब लाइट कम होती है, तब क्या होता है, हाई सीजीएमपी कॉन्सेंट्रेशन होता है और जो आयंस का या न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज ज़्यादा होने लग जाता है और सीजीएमपी गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, तो जाके हम अडेप्ट करते हैं टू द लो लाइट। ठीक है, तो ये था अबाउट द विजुअल ट्रांसडक्शन ऑफ जीपीसीआर। The genomes of both human and Drosophila code for an amylase that acts on the same substrate. However, the sequence of nucleotides in the genes encoding the two is dissimilar. This is an example of which one of the following types of evolution? First of all, न्यूट्रल और डायरेक्शनल जो है वो टाइप ऑफ एवोल्यूशन नहीं होते हैं. These are the types of convergent evolution. देन जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है ये सही आंसर है. कैसे? इसमें बोला गया है कि अमाइलेज और जो है वो ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों कोड कर रहे हैं इसके लिए और दे
एंड एक्ट्स ऑन द सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो है इनका फंक्शन जो है एक जगह कन्वर्ज हो रहा है। ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, ये तो एविडेंट है, एंड देयर फंक्शन इज कमिंग टू बी सेम, मतलब सेम सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहे हैं। और उनका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्पीशीज हैं। एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अगर डाइवर्जेंट होता तो वो सेम स्पीशीज होती और फिर वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती। ठीक है, तो इसका आंसर है कन्वर्जेंट, दैट इज ऑप्शन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज round dance is performed by forager bees to indicate the distance between a food source and their colony. Which one of the following best represents this distance? 45 meters, 450 meters, 1000 meters, or more than 2000 meters? Well, the answer is 45 meters. About 25 to 100 meters of range is covered by the bees to forage the food. The round dance, it's a type of dance performed by forager bee on the walls of hive where in a circular rotation pattern is observed in both directions. As you can see in this diagram, the round dance is used for food sources 25 to 100 meters away from the hives or closer. सबसे पहले स्काउट बी जो है वो जाके फोराज करती है एंड देन इट कम्स बैक एंड परफॉर्म्स दिस सर्कुलर डांस. It circles to the right, to the left, and then it enables the members of the hive to understand the presence of food within 100 meters range. But circular dance does not give any indication about the direction of source. डायरेक्शन ऑफ सोर्स के लिए क्या चाहिए हमें? वैगल डांस करती है वो. तो वैगल डांस में क्या करना चाहता है? If the food source is more distant from the hive, that is more than 100 meters, the round dance is replaced by the waggle dance. वैगल डांस में वो डायरेक्शन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लाई टू द गोल दोनों की इंफॉर्मेशन दी जाती है. So there is a gradual transition between the round and waggle dance taking place through either a figure 8 or sickle shaped pattern. Next question is, which one of the following phyla have coenocytes? Ctenophora, Nematoda, Cnidaria, or Porifera? Well, the answer is Porifera. Sponges have certain cells called coenocytes that line the interior of asconoid, cyconoid, and leuconoid body types. And they also contain central flagellum or cilium, surrounded by a collar of microvilli, which are connected by a thin membrane. They make up the coenoderm, a type of cell layer found in sponges. You can see here this layer, gastroderm or coenoderm. These are the cells this is the layer having coenocytes. You can see here it has certain pattern, and then cilia is coming out of here. It helps the movement with the movement of water. The spongocele is lined internally by gastrodermis or coenoderm. It consists of a single layer of flagellated collar cells, the coenocytes. It is an ovoid cell. It is a free and bearing. A transparent contractile collar is present. It has a long flagellum, and the nucleus lies at the base of the or the apex of its cell body. Or coenocytes are used in feeding and in ensuring the flow of water within the animal's body by beating their flagella. Next is, which one of the following glial cells is not derived from the ectoderm? Astrocytes, microglial cells, oligodendrocytes, or ependyma? Well, the answer is microglial cells. So neuroglia are a large class of neural cells which have ectodermal and mesodermal origin. Ectodermal origin uh, includes astroglia, oligodendroglia, and peripheral glial cells, while mesodermal origin is of microglia. They also include ependymal cells that line the ventricles of the brain and the central canal of the spinal cord. Then they have cells of the PNS or peripheral nervous system, that is Schwann cells. And then central nervous system, we have oligodendrocytes that wrap around axons to form compacted plasma membrane that provide electrical insulation to speed nerve conduction.
Then we have astrocytes. These are the neuroglial cells that interface between nerve cells and capillaries in the central nervous system and regulate interstitial water content, potassium concentration, and remove and metabolize certain anti or neurotransmitter molecules and proliferate following injury. And microglia, which are phagocytic cells that function as endogenous immune cells in the brain. So these are the neuroglial cells, and microglia is having mesodermal origin. Okay, you can see this diagram also. Neuroglial cells, they are divided in CNS and PNS. Then central nervous system has astrocytes, ependymal cells, oligodendrocytes, and microglia. These are their functions. Then peripheral nervous system has satellite cells. These are type of stem cells, and we have Schwann cells. Sorry, these are not the stem cells. Those are in muscles. These are the neuroglial cells that regulate neurotransmitter levels. Next question is, tarantulas and mosquitoes both belong to the phylum Arthropoda. Which one of the following represents the correct number of legs in them respectively? Well, the answer is 8 and 6. Tarantulas belong to the class Arachnida of phylum Arthropoda, and this class contains spiders. They are terrestrial or aquatic. Eyes are simple. They do not have compound eyes. ये भी important है कि किस तरीके की eyes present होती है किस क्लास में of the arthropods. Arthropods से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. And also about the number of legs, जो कि इस गेट 2022 में पूछा गया है. Then cephalothorax with two chelicerae and two pedipalps and 4 pair of walking legs. So walking legs कितने हो गए? 4 pairs. These are 8. एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं होते. एंड respiration by tracheae, book, lungs or both, excretion by coxal glands and malphizian tubules. They are dioecious, mostly oviparous, courtship before mating, मतलब ये egg laying होते हैं. And then we have इंसेक्टा में एक और होता है, एक ऑर्डर होता है डिप्टेरा जिसमें मस्कीटोज बिलोंग करते हैं जिसमें. एंड इंसेक्टा के अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें, द बॉडी इज मेड अप ऑफ हेड, thorax and abdomen, and head has compound eyes, antenna, mandibles and maxillae. माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, साइफनिंग हो सकते हैं, स्पंजिक, सकिंग, ये सब हो सकते हैं इसमें. देन थोरेक्स में 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं. 3 पेयर्स मतलब कि 6 इन नंबर, एंड 1 or 2 पेयर्स ऑफ विंग्स विच मे बी एब्सेंट. एब्सेंट भी हो सकते, ज़रूरी नहीं है सब में हो, जैसे मस्कीटोज में होते हैं पर बाकियों में ज़रूरी नहीं है कि हो. Then respiration by trachea, spiracles lateral. Spiracles are laterally present. Then excretion by malphizian tubules. They are unisexual. Internal fertilization होता है, development. Metamorphosis से होता है, जो कि stages होती हैं, pupa, larvae and so on. Then we have matched the following subcellular organelles in column 1 with associated functions in column 2. First is nucleosome. न्यूक्लियोसोम का फंक्शन होता है राइबोसोम बायोजेनेसिस. देन वी हैव पेरोक्सीसोम. इनका फंक्शन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स. तो इससे आप देख सकते हैं पी का 4 हो गया, क्यू का 2 हो गया, तो आर का मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ग्लाइकोप्रोटीन बायोसिंथेसिस, एंड गोल्जी बॉडीज का फंक्शन है प्रोटीन ट्रैफिकिंग. सो द आंसर इज सी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शंस जो है पूछे जाते हैं ऑर्गेनेल्स के. ये रिपीट हुआ था गेट 2021 में भी. Next question is, match the following genetic disorders in column 1 with associated typical chromosomal changes mentioned in column 2. First is Klinefelter syndrome. इसका है 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है. Then we have Down syndrome. It is trisomy of 21 means extra 21 नंबर का क्रोमोसोम इसमें मिल रहा है. Then we have Turner syndrome. It is 45 chromosome total, that is exo condition. It lacks one X chromosome. Then we have Cry-Duchet syndrome. It is on the 5th chromosome के
पी आर्म जो होता है उस पे है। देन तो आंसर क्या हो गया, एस का 2, पी का 3, क्यू का 4, सो आंसर इज डी। आप देख सकते हैं ये गेट 2023 में भी रिपीट हुए हैं। ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन सिंड्रोम अभी पूछा गया है, इसमें क्लाइनफेल्टर पूछा गया है, टर्नर्स पूछा गया है, ट्रिपल एक्स भी पूछा गया है पहले। देन वी हैव क्राइडोचेट सिंड्रोम, जेकबसन पूछा गया है। ठीक है, आप ये सब जो है इसको लर्न कर लीजिए। डी जॉर्ज भी। नेक्स्ट इज match the following components listed in column 1 with their respective organs in column 2. First is endolymph, then we have vitreous humor. Vitreous humor हमें पता है eyes में मिलता है। Vas deferens testes का part है। Corpus luteum ovary, then endolymph ear. So P का 2, Q का 4, R का 1, S का 3. So A is the correct answer. So the next question is match the following digestive enzymes in column 1 with their respective functions in column 2. तो ये मैच द फॉलोइंग वाले बहुत आते हैं गेट में, अगर आपको एक दो भी आते हो तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि पैप्सिन बहुत कॉमन सा है, आपने सुना होगा। पैप्सिन क्या करते हैं, ये स्टमक में पाया जाता है, HCl को एक्टिवेट करता है, सो इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स टू पेप्टाइड्स, R का 1। तो ये दोनों ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है और ये एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, तो ट्रिप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाता है। सो एस का क्या है, 2 है, ये हमें पता चल ही रहा है इससे भी। देन इरैप्सिन जो है इट इज इट कन्वर्ट्स पॉलीपेप्टाइड्स टू अमाइनो एसिड्स। तो पी का जो है 4 है, सो क्यू का हो जाएगा 3rd, इट कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसको हम लाइपेज भी कहते हैं, स्ट्रिएप्सिन और लाइपेज। ये पैनक्रियाज में पाया जाता है। इरैप्सिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंटेरोकाइनेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, वेल पैप्सिन इन स्टमक। सो आंसर इज बी। ये टेबल है, ये आप लर्न कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। सो दिस क्वेश्चन इज ग्राफिकल क्वेश्चन। Which one of the following graphs represents the relationship between ventricular and diastolic volume and cardiac output in a healthy adult individual at rest? With solid line जो है at rest दिखा रहा है, upon exercise पे dotted line से दिखा रहा है। So first of all ventricular and diastolic volume क्या होता है? Diastole is relaxation, और जैसे ही relaxation होगा उस समय क्या होता है, ब्लड हार्ट के अंदर फिलअप होता है, वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप होएगा, और जितना ब्लड फिलअप होता है उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट अराउंड 60 ml का होता है एक नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल। ठीक है, जो एक पंप में जो भरता है उतना ब्लड वो 60 ml होता है। देन जब एक्सरसाइज होगी तो क्या बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो रिलैक्सेशन के वक्त जो ब्लड का अमाउंट है वो ज़्यादा भरेगा अंदर, मतलब ज़्यादा भरेगा, तो फिर बॉडी में ऑक्सीजन फिर पहुंच पाएगी। तो फिर इसमें कार्डियक आउटपुट और वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का ग्राफ दे रखा है। तो इसके हिसाब से कार्डियक आउटपुट अगर ज़्यादा है एक्सरसाइज के वक्त, जो कि डॉटेड से है, तो ये इसमें सही है। इसमें नीचे दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। ये तो दे ही रखा है कि सब कुछ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज पे जा रहा है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें कि एक्सरसाइज के वक्त ज़्यादा कार्डियक आउटपुट मिलेगा, वाइल इन रेस्टिंग स्टेट जो है नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 60 ml का हमें मिलता है। सो द आंसर इज ए। आंसर इज ए। So next question is the match the following. Match the household insect vectors in column 1 with their associated diseases in column 2. First is kissing bug, Hemiptera. इसको हम ट्रिएटोमा भी कहते हैं, TRIATOMA, and this causes Chagas diseases या Chagas disease. Then we have sand fly. इसको फ्लैबोटोमस भी कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम। देन वी हैव टेट्राइडोमाइसिस, इसको हम ट्राइकोग्रामा भी कहते हैं, ट्राइकोग्रामा, 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 ट्राइकोग्रामा,
and it causes Kala Azar. Then we have deer fly, it is a diphthera. अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी आपका आंसर P का 3, Q का 4, D आ गया है। तो इसका है ट्यूलरेमिया। देन ओरिएंटल रेड फ्ली, या जो फ्ली हैं वो क्या करते हैं, ब्यूबोनिक प्लेग कॉज करते हैं, ये रेड कैरी करते हैं। आप ये टेबल देख सकते हैं, ये कोतपाल से ली हुई है। आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उसमें से डिजीज़ कैरियर्स होते हैं काफ़ी, जैसे कि मस्कीटोज, एनोफिलिस जो कि मलेरिया कॉज करते हैं, क्यूलिसिन मॉस्किटोज जो कि डेंगू फीवर और इन सब में भी इन्वॉल्व रहते हैं। दैन फिलेरियासिस भी कैरी करते हैं ये। सिमिलरली येलो फीवर ये मस्कीटो स्टिगोमाया से कैरी करता है। एंड वी हैव अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो कि सेसे फ्लाई से होती है। एंड वी हैव टाइफाइड, डायरिया, कोलेरा, ये भी कौन है, मस्का डोमेस्टिका या फिर कॉमन हाउस फ्लाई जो है वो कैरी करती है। देन ब्यूबोनिक प्लेग बाय फ्लीज एंड रिलैप्सिंग फीवर बाय बेड बग्स एंड बॉडी लाउज। आप ये टेबल भी देख सकते हैं, इसमें इंसेक्ट वेक्टर्स, डिजीज, उनके होस्ट और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म दे रखा है। ये था सैंड फ्लाई, फ्ली, सेसे फ्लाई, bugs, and we have mosquitoes, house flies, bed bug, ये सारे जो हैं पता होने चाहिए। Next question is, match the proteins in column 1 with the organs in which they are maximally expressed in column 2. First is keratin. Keratin जो है स्किन में मिलता है। Then we have surfactant, ये lungs में मिलता है। Then we have procarboxypeptidase, अगर P का 3, Q का 4, then we have it is found in pancreas. Then we have albumin in liver. So the answer is P का 4, Q का 3, C. The answer is C. So the answer is C. Next is, the graph below shows the activity of enzyme pepsin in the presence of inhibitors aliphatic alcohols, that is represented by P, or N-acetyl 1-phenylalanine, that is Q. Which one of the following represents the nature of inhibition by P and Q? अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर जो इनहिबिटर है वो किसका एग्जाम्पल है। तो आप कैसे देख सकते हैं, आपको पता है 3 तरीके के इनहिबिशन पढ़ते हैं हम रिवर्सिबल में, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। तो हमें क्या उसकी Vmax और Km का जो रिलेशन है वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रेट लाइन दे रखी है नो इनहिबिटर वाली है। देन अगर आप इसको P के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Vmax जो है सेम है, इट इज कांस्टेंट, वाइल जो सबस्ट्रेट की या फिर जो हम Km वैल्यू कह सकते हैं इट इज डिफरेंट, या फिर हम 1/Vmax ले सकते हैं, इट इज कांस्टेंट, वाइल Km इज चेंजिंग या इंक्रीज हो रही है। सो ये जो केस है वो होता है कॉम्पिटिटिव का। तो ये 2 ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव दे रखा है, तो A और C तो इसका नहीं होएगा। देन वी हैव Q के साथ हम इसी को देखेंगे, नो इनहिबिटर वाले को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Km जो है वो सेम है, इट इज कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अनअफेक्टेड। माइनस ऐसे लगाया, 0 के इस तरफ जा रहा है तो -1/Km हो गया, इट इज कांस्टेंट या अनअफेक्टेड। देन अगर 1/Vmax देखेंगे हम तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 1/Vmax इज डिक्रीजिंग। सो ये जो कंडीशन है ये किस में देखी जाती है, नॉन कॉम्पिटिटिव में ये देखी जाती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी।
आप ये भी इसकी भी मदद ले सकते हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए, लाइनवीवर बर्ग प्लॉट। और ये बायोकेमिस्ट्री का वाला जो पेपर है उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये जो पैरामीटर्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए विद द ग्राफ्स। डायरेक्ट ग्राफ्स से भी पूछा जाता है कि ये किस तरीके का इनहिबिशन है। So the next question is, in Drosophila, the red eye phenotype W, capital W, is dominant over the recessive white eye mutant small w. In a mixed population of red and white eye flies of 10,000 individuals, 3,600 flies were white-eyed. The percentage of the heterozygous red eye flies in this population is. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम के हिसाब से ये फॉर्मूला हमें आता है p² + 2pq + q² इज इक्वल टू 1। अब जो 3600 है इसको हम अगर q² मान रहे हैं, दैट इज 3600 है आउट ऑफ 10,000। और तो q निकाल सकते हैं हम इससे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 0.36 का स्क्वायर रूट तो हो गया 0.6, q आ गया 0.6। तो हमें ये भी पता है p + q इज इक्वल टू 1 होता है। तो फिर p इज इक्वल टू 1 - q, दैट इज 1 - 0.6 इज इक्वल टू 0.4। तो फिर हमें हेट्रोजाइगस का पूछा गया है। हेट्रोजाइगस का क्या होता है, 2pq। ये हेट्रोजाइगस होता है, ये डोमिनेंट, ये रेसेसिव, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सो 2 × 0.4 × 0.6, 2 × 0.24 इज इक्वल टू 0.48। ये तो निकली फ्रिक्वेंसी। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इट विल कम एज 48%। सो द आंसर इज 48% आर हेट्रोजाइगस रेड फ्लाइज इन दिस पॉपुलेशन। या फिर हम देखें तो 4800 इंडिविजुअल्स हो जाएंगे और जो बाकी बचे वो हो जाएंगे रेड। और वाइट हमें पता है कितने हैं, 3600। तो 1600 कितने हो जाएंगे प्योर रेड, जो डोमिनेंट कैपिटल W कैरी करेंगे, ये स्मॉल w कैरी करेंगे और ये कैपिटल W स्मॉल w कैरी करेंगे, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आंसर है 48%। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब टू माई YouTube channel Biology Colony and stay tuned for more such videos. Bye.